नमस्कार दर्शकों, खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, इन दिनों एसएसआरबी पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। उसकी खास वजह यह है कि बार बार अगर सत्यपाल मलिक की बात करें, फॉर्मर गवर्नर की बात करें, उन्होंने भी कहा कि इतनी असामियों को भरा जाएगा। जीसी मुर्मू आए, एलजी, उन्होंने भी कहा। और अब जो इस वक्त एलजी हैं मनोज सिन्हा, उन्हें भी बार बार ये दबाव दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं जल्द से जल्द नियुक्तियां होंगी, सरकारी भर्तियां की जाएंगी। और साथ ही साथ अब इंडस्ट्री पॉलिसी नई जो लाई है उसमें भी 4.5 यानी 4.5 लाख रोजगार का आश्वासन उन्होंने दिया है। यानी सरकार जोर दे रही है कि किसी न किसी तरीके से जो बेरोजगारी है जम्मू कश्मीर यूटी की, इसको खत्म किया जाए। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं खालिद जहांगीर, जो चेयरमैन है। उनसे बातचीत करेंगे कि उनकी क्या तैयारी है। खालिद साहब, आपका स्वागत है। जी विनोद जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद जी, आपने मुझे अपने शो पे बुलाया। जी खालिद साहब, अब कितनी असामियां हैं जिनको एडवर्टाइज किया गया है और क्या आपका लक्ष्य है? आपको बुरा लगेगा, लेकिन सच्चाई ये है, सदाकत यह है कि लोग फॉर्म भरने के बाद भूल जाते थे, ना जाने कब इंटरव्यू होगा, कब उसका टेस्ट होगा। लेकिन अब थोड़ा सा बोर्ड हरकत में आया है। तो आपने कितनी असामियों को एडवर्टाइज किया है और कितनी जल्दी इसको मुकाम पे लाओगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के ज़रिए से सारे दर्शकों को नए साल की बहुत बहुत मुबारक दूंगा। और ये हमारी कामना है, दुआ है कि ये जो साल है 2021 का, जी, ये कोविड फ्री हो और ये हमारे जम्मू कश्मीर और सारे देश और दुनिया के लिए खुशहाली, अमन और सुकून लाए। आपने एसएसबी के बारे में पूछा है कि कैसे हम जो है वो तेज़ी के साथ रिक्रूटमेंट करें। देखिए, गवर्नमेंट ने जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल चेंजेस आई जी, तो उसके बाद कहा कि एक्सेलरेटेड रिक्रूटमेंट करना है। लीगल चेंजेस 5 अगस्त 2019 के बाद, चूँकि उस वक्त तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज आई, तो उसके बाद काफ़ी उसके फॉलोअप में बहुत सी जी, जो चेंजेस थी, तब्दीलियाँ थी कानून में, रूल्स में, वो सब आती गई टाइम टू टाइम। जैसे डोमिसाइल का कानून है, या जो हमारा जम्मू कश्मीर सिविल सर्विसेज डिसेंट्रलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट एक्ट है, उसमें तरमीम आई एमएचए के नोटिफिकेशन से। उसके बाद यहाँ पे डोमिसाइल का नोटिफिकेशन आया। उसके बाद फिर क्लास 4 के नए रूल्स बने। उसके बाद रिजर्वेशन के नए रूल्स आए। उसके बाद कौन सी वैकेंसीज़ में इंटरव्यू होना है, कौन सी वैकेंसीज़ में इंटरव्यू किस लेवल तक नहीं होना है, वो नोटिफिकेशन आया। और फिर जो 202 एसआरओ था पुराना, उसको भी बदला गया। और एसओ 192, 193, 194 वगैरह वो आ गए। तो काफ़ी ये 5-6 महीने ये चेंजेस भी जो है वो होती रही। तो उसके बाद गवर्नमेंट ने बड़े स्केल पे हमारे बोर्ड को वैकेंसीज़ रेफ़र की जी। और पहले जो है वो हमें मार्च अप्रैल के बाद जो चेंजेस आई, तो उसके बाद क्लास 4 और अकाउंट्स असिस्टेंट पंचायत, ये दो जो कैटेगरीज थी, ये पोस्टें रेफ़र हुई। 8,500 क्लास 4 की और लगभग 1900 वैकेंसीज़ पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट्स की। ये वैकेंसीज़ जिस वक्त रेफ़र हुई तो उस वक्त हर तरफ खौफ का माहौल था। कोविड का एक बड़ा कहर सा था और लॉकडाउन की वजह से, फिर इस कोविड के बारे में जानकारी ना होने की वजह से जो एक दहशत का माहौल था, तो लोग और सरकारी दफातर में आना जाना मूवमेंट कम थी। तो ये हमने एडवर्टीज़ की ये वैकेंसीज़ जी अगस्त के महीने में, और बच्चों ने फॉर्म वार्म भरे सितंबर में। तो अकाउंट्स असिस्टेंट पंचायत में 1,90,000 से भी ज़्यादा लोगों ने एप्लीकेशन भरी। क्लास 4 के लिए 4 लाख से ज़्यादा, प्लस 4 लाख। तो हमने पहले ये पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट का एग्ज़ाम जो ही हमें विंडो मिला तो हमने इसको प्लान किया। और हमारा अगला प्लान था कि क्लास 4 इसके बाद इमीडिएटली करेंगे, लेकिन चूँकि डीडीसी के इलेक्शंस वगैरह फिर अनाउंस हुए, नोटिफाई हुए, तो उसके बाद हमको, चूँकि एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी का बड़ा रोल रहता है हमारे एग्जाम्स में, बहुत ज़्यादा, ये चूँकि बहुत मैसिव एक्सरसाइज है, तो उस वजह से थोड़ा सा हमको वो भी डेफर करना पड़ा। तो उस एग्ज़ाम को भी हमने शेड्यूल किया है, वो फरवरी के महीने में
होपफुली तीसरे हफ्ते में हम उसको कर लेंगे, दूसरे तीसरे हफ्ते, मतलब 20 फरवरी के आसपास हमारी ये कोशिश है कि क्लास 4 का एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाए। उसके अलावा जो बाद में वैकेंसीज़ हमारे से अक्टूबर और नवंबर के महीने में आएगी, पीएम पैकेज में लगभग 2000 वैकेंसीज़, उसके अलावा 5,500-6 हज़ार वैकेंसीज़, तो कुल मिला के करीब 15-16 हज़ार वैकेंसीज़ हमारे पास आई जी, जिन सब को हमने एडवर्टाइज़ कर दिया है। और ये भी मैं आपके ज़रिए से दर्शकों को बता दूं, एस्पायरेंट्स को बता दूं कि दिसंबर तक हमने कोशिश की कि सारी वैकेंसीज़ को एडवर्टाइज़ कर दें जो हमारे पास रेफ़र हुई थी, जो इंडेंट्स सही थे बिल्कुल, जिनमें कोई डिफेक्ट डेफिशिएंसी नहीं था, वो सभी एडवर्टीज़मेंट्स हो चुकी हैं। और हमारी ये कोशिश है कि अब हम कैलेंडर पे भी काम कर रहे हैं और उन सारे एग्ज़ाम्स को हम लाइन अप कर रहे हैं, चाहे वो पीएम पैकेज जो कश्मीरी पंडित्स के लिए है, माइग्रेंट नॉन माइग्रेंट दोनों के लिए, या जो जनरल जो हमारे कैंडिडेट्स हैं डिफरेंट कैटेगरी से ताल्लुक़ रखने वाले, कल साहब आपको उनके मैं लिए। एक रोकूंगा थोड़ी देर के लिए कि आज ही एलजी साहब ये कह रहे थे कि मई तक जो पीएम पैकेज वाले लोग हैं, जो कश्मीरी विस्थापित पंडित हैं, उनको रोजगार दे दिया जाएगा। क्या पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है? हमने एडवर्टीज़मेंट निकाला था, उसमें चूँकि उनके सर्टिफिकेट्स जो है, ये मैं आपके ज़रिए से बताना चाहूँगा कि सर्टिफिकेट्स जो हैं वो आरआरसीएम के ज़रिए से बनते हैं जी, वहाँ पे चूँकि एक ही जगह पे ये सारे सर्टिफिकेट्स बन रहे हैं, तो हमें उनकी जो डेट थी, लास्ट डेट, उसको 1-2 बार एक्सटेंड करना पड़ा है। कई बच्चों को जो है कश्मीर से भी अपने नॉन माइग्रेंट सर्टिफिकेट्स लाना था। कश्मीर में विंटर है आजकल, बहुत सर्दी, बर्फ़बारी भी बहुत हुई, रोड भी ब्लॉक है, एयर ट्रेवल भी बीच में डिस्कनेक्ट रहता है, तो इस वजह से हमने थोड़ा एक्सटेंशन दे दिया है। लेकिन जो आपने बात कही कि उनको मई से पहले पहले जो है वो रिक्रूट करना है, तो जो ही हमारी ये लास्ट डेट एप्लीकेशंस की, अब हम आगे तो कोई एक्सटेंशन नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि जैसा आपने कहा कि एलजी साहब चाहते हैं कि ये जल्दी से जल्दी रिक्रूटमेंट हो जाए, तो हमारी भी ये कोशिश है कि हम पीएम पैकेज के अंडर जो भी रिक्रूटमेंट करनी है उसको हम मार्च अप्रैल में ख़त्म करते हैं। तो जो ही हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस का एक डाटा आ जाएगा लास्ट डेट पे, तो हम अपने एग्ज़ाम प्लान करने की जो प्रक्रिया है उसको शुरू करेंगे। और हमारी ये कोशिश है कि मार्च के महीने में ही एग्ज़ाम शेड्यूल किए जाएं। वो 6-7 कैटेगरीज़ की वैकेंसीज़ बनेंगी जो एग्ज़ाम्स होंगे उनके, वो एग्ज़ाम हम करा लेंगे मार्च के महीने में या अप्रैल के महीने में। तो एक बार एग्ज़ाम हो गया, एग्ज़ाम के बाद इमीडिएटली हम रिज़ल्ट भी निकाल देंगे, क्योंकि ये खाली रिटन टेस्ट के बेसिस पे ही हमको सिलेक्शन बनाना है। तो इसलिए बोर्ड और हमारी जो टीम है, सारी बोर्ड की टीम, ये पूरी तरह से डिटरमिन्ड है और पूरी तरह से मतलब मोटिवेटेड है। ये पीएम पैकेज का रिक्रूटमेंट भी टाइम पे जो है वो कंप्लीट हो जाए, और इसके अलावा जो बाकी हैं, बाकी रिक्रूटमेंट्स, उन पर भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है, ताकि हम वो भी अपने वक्त पे जो है वो अगले 4-5 महीनों में कोशिश करें कि जितनी भी हमने एडवर्टीजमेंट्स निकाली हैं उनके एग्ज़ाम्स करा के सिलेक्शन प्रोसेस को कंप्लीट करें। पंचायत असिस्टेंट का एग्ज़ाम बड़ा टफ था करवाना, बड़ा क्रूशल भी था। फर्स्ट टाइम इतना बड़ा एग्ज़ाम करवाने जा रहे थे, और टचवुड कोई ह्यू एंड क्राई भी नहीं हुआ। लेकिन क्या आपको रिजल्ट निकालने में दिक्कत आई? क्योंकि उस वक्त एमसीसी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट था, रिजल्ट नहीं निकले हुए थे डीडीसी के, क्या उसको रोकना पड़ा था? देखिए, अगर आप ये कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज थी, तो वाकई में ये बहुत बड़ी एक्सरसाइज थी, और ये जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री का सबसे बड़ा एग्ज़ाम जो एसएसबी ने कंडक्ट किया है जी, वो सबसे बड़ा एग्ज़ाम था। और उसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जितनी भी ज़िलों की थी या डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन, दोनों डिविजनल कमिश्नर साहिबान, उन्होंने बहुत हमारी सपोर्ट की। जी, और एक मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर जो है वो ज़मीन पे मौजूद था इस सारे प्रोसेस को मॉनिटर करने के लिए, और जिसकी वजह से हम इस एग्ज़ाम को बहुत ही सक्सेसफुली और स्मूथली करवा पाए। उसके बाद हमने रिज़ल्ट, ये एग्ज़ाम 10 नवंबर को हुआ था, तो रिज़ल्ट जो है 25 दिसंबर को निकला जी। कोई ज़्यादा डिले तो हुआ नहीं, चाहे ज़्यादा डिले नहीं, लेकिन मेरा सवाल यही था कि कोड ऑफ कंडक्ट की अपनी एक अहमियत रहती है। अहमियत है, और
रिज़ल्ट निकालने में वैसे, लेकिन एक परमिशन लेने का प्रोसेस है, तो जो ही कोड ऑफ कंडक्ट ख़त्म हुआ 22 तारीख को, तो 25 को रिज़ल्ट आउट हो गया। लेकिन आपको ये नोट करना है कि एग्ज़ाम लास्ट डेट ऑफ एडवर्टीज़मेंट का जो था, उसके बाद एग्ज़ाम और एग्ज़ाम के बाद रिज़ल्ट, ये सारा 4 महीने के अंदर ही जो है वो सारा प्रोसेस हुआ। और अब हमने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो उन बच्चों की है जिनकी शॉर्ट लिस्टिंग हुई है जी, उनका भी कल से 8 तारीख से नोटिफाई कर दिया है। तो वो बच्चे भी जो है कल से आएंगे और अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई करा लेंगे। ये प्रोसेस जो है वो अगले 15-20 रोज़ चलेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो है हमें हफ्ता भर लगेगा सिलेक्शन लिस्ट फाइनल करने में, और वो रिकमेंड गवर्नमेंट को हो जाएगी। होपफुली हमारी कोशिश ये होगी कि जनवरी के महीने में या फरवरी के पहले हफ्ते में वो जो लिस्ट है, सिलेक्शन लिस्ट, वो गवर्नमेंट को चली जाए पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट की। लेकिन आपको लगता है कि शेड्यूलिंग को लेकर के आपको ये देखना पड़ेगा कि वैली में बिल्कुल स्नोफॉल हुआ है, कुछ लोग शायद पार्टिसिपेट ना कर पाए, उनको थोड़ा टाइम देने की जरूरत है? क्योंकि अभी बैंक के एग्जाम हुए, उसको लेकर के भी क्वेश्चन उठ रहे हैं कि जेके बैंक के एग्जाम हुए थे, स्नोफॉल की वजह से बच्चे नहीं दे पाए। आपका बड़ा वैलिड कंसर्न है, और मैं आपको ये बता दूं कि हम भी सोच रहे थे कि हम भी एग्ज़ाम अपना क्लास 4 का जो है करा लें। कई लोग ये, अब ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट भी अपनी जगह एक प्रॉब्लम है, बच्चे भी इंटरेस्टेड हैं कि जल्दी हो जाए, जो कैंडिडेट्स हैं, या जनरली हमारी भी कोशिश है कि एग्ज़ाम जल्दी हो जाए। कई लोग मशवरा दे रहे थे, लेकिन मैं आपको बता दूं साफ तौर से कि इस मसले में, क्योंकि मैंने वैली में काम किया है, 2 ज़िलों में मैंने काम किया है और ये सारी चीज़ें खुद फेस की हैं, इसलिए जनवरी का महीना वहाँ जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, जिसको चिल्लाए कलान भी कहा जाता है। ये जनवरी का पूरा महीना, और फिर फरवरी के कुछ दिन भी बहुत ठंडे होते हैं, लेकिन फरवरी में आस्ता आस्ता फिर ठंड कम हो जाती है, तो उसके बाद जो है वो थोड़ा आसानी होती है। हाईवे का बिहेवियर भी बड़ा इरेटिक रहता है, हमें भी काफ़ी अरेंजमेंट्स जो कराने होते हैं, चाहे जम्मू से श्रीनगर मूवमेंट करनी है, कई हमारे ऑफिसर्स को भी करनी पड़ती है, या बाकी मटेरियल वगैरह का भी मूवमेंट होता है। तो वो सारी चीज़ें देखते हुए हमने ये तय किया है कि हम फरवरी 15 से पहले किसी भी एग्ज़ाम को शेड्यूल नहीं करेंगे। उसके बाद ही सारे एग्ज़ाम होंगे, लेकिन फिर ये एग्ज़ाम काफ़ी जो है वो लंबे समय तक चलते रहेंगे हमारे, और ये मई जून तक भी जो है स्ट्रेच हो सकते हैं, जिस तरह से कि हमारे पास कैटेगरीज ऑफ पोस्ट हैं, बहुत ज़्यादा है, और मल्टीपल एग्ज़ाम्स कराने हैं, अलग अलग नेचर के हैं। कहीं पे 10+2 क्वालिफ़िकेशन है, कहीं पे साइंस है, कहीं पे ITI डिप्लोमा है, कहीं पे CBT मोड में कराना है, कहीं पे OMR बेस्ड एग्ज़ाम कराना है। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए एग्ज़ाम्स का जो एक शेड्यूल है वो खींचेगा मई जून तक। कल साहब ये जरूर जानना चाहूँगा अपनी नॉलेज के लिए भी, क्या कुछ ऐसी पोस्टें भी हैं जो 2014 में निकाली हैं, जो 13 में निकाली हैं, अभी तक उनके रिजल्ट नहीं निकले हैं? तो इसको कैसे समेट रहे हो? कभी आपको ऑकवर्ड सा नहीं लगता है कि 5-5 साल एक लिस्ट नहीं निकल पाती है? देखिए, ये आपका सही कहना है कि लेगेसी इश्यूज तो होते ही हैं हर ऑर्गेनाइजेशन में। जो पुराना जो काम है जी, वो बहुत ही कारणों से, बहुत ही रीजंस से, बहुत ही वजूहत की बिना पे कभी डिले हो जाता है। कहीं कोर्ट केस था, कहीं एग्ज़ाम कराने में कोई और बाधा आ गई, या कोई और इशू जो है वो आ जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न हो गया जी। तो इस तरह से कई ऐसी चीज़ें हैं, कई ऐसी एडवर्टीज़मेंट्स हैं कि जिनका प्रोसेस डिफरेंट स्टेजेस पे है। जैसे अभी रिसेंटली आपको मैं बता दूं कि हमने 20 तारीख को एक एग्ज़ाम कराया यहाँ पे, जूनियर असिस्टेंट्स का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कराया जम्मू में। वो 139 पोस्टें हैं, तो वो भी पुराना एक एग्ज़ाम था, पेंडिंग था, बड़ा पेंडिंग था। उसमें 2015-16 की नोटिफिकेशंस थी, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पे उसमें डिले होता गया, लेकिन हमने ये तय किया कि उसको कराना चाहिए। इसी तरह असिस्टेंट इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स का, वो तो चूँकि उसका एक लिटिगेशन का बड़ा लंबा साइकिल चला, तो उस वजह से वो पेंडिंग रहा, लेकिन जो ही हमें मौका मिला तो हमने उसको भी शेड्यूल कर दिया। इसी तरह से और भी कई एडवर्टीज़मेंट हुई पोस्टें जो हैं वो सिलेक्शन के डिफरेंट स्टेजेस पे इस वक्त भी हैं। कुछ पहले भी थी, मतलब कोविड के दौरान भी हमने कई सिलेक्शंस निकाली थी, हालांकि हम एग्ज़ाम नहीं करा पाए। नर्सेज का था या पैरामेडिक्स का था, जूनियर असिस्टेंट्स थे, PM पैकेज के बहुत से थे, वो भी निकाले थे।
अभी भी हम जो है वो इस वक्त मेरी टीम बैठी है, डेडिकेटेड एक मैंने अफसरों का ग्रुप लगाया है। यहाँ पे कई पुरानी सिलेक्शंस, कुछ तो हमने पिछली बोर्ड मीटिंग में कई जो है वो क्लियर की, और बहुत सी वैकेंसीज़ को हम वापस रेफ़र कर रहे हैं गवर्नमेंट को जहाँ सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। कई अब हम जो है आगे करने जा रहे हैं, जो कि सारे एग्ज़ाम्स के जो सिंगल टियर एग्ज़ाम हो या डबल टियर एग्ज़ाम हो वो हो चुका है, अब सिलेक्शन बनाना है, लेकिन किसी कारण से वो पेंडिंग है। तो मैं आपको बता दूं कि ये 10 या 11 तारीख को हमने बोर्ड मीटिंग रखी, जिसमें काफ़ी ऐसी आइटम्स जो हैं जिनको हम डिसाइड करेंगे, चाहे उनको वापस रिटर्न कर दें गवर्नमेंट को या सिलेक्शन निकालें, जो भी उचित होगा, जो भी मुनासिब होगा, वो फैसला बोर्ड बैठ के लेगा। इसी तरह से बहुत सी रिकमेंडेशंस जो थी विदहेल्ड थी यहाँ पे जब मैंने टेक ओवर किया, तो उनको भी बहुत सी, मतलब मुझे जहाँ तक याद है 700-800 के करीब विदहेल्ड रिकमेंडेशन के केसेस हमने डिसाइड किए। कई बच्चों को तो नॉट एलिजिबल भी ठहरा देते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे थे कि जिनका किसी डॉक्यूमेंट की वजह से यहाँ पे पेंडिंग था या कोई क्लैरिफिकेशन किसी इंडेंटिंग डिपार्टमेंट से आना था, वो आके वो हमने सारे डिस्पोजल 700-800 के करीब ऐसे केसेस हैं जिनका डिस्पोजल किया है। तो कोशिश हो रही है कि जो पिछला बैकलॉग जो है उसको भी क्लियर किया जाए, और जो नई वैकेंसीज हैं उनको भी हम जो है जल्दी से जल्दी भर्ती करें। देखिए खालिद साहब, बोर्ड एक्सपेडाइट हो, अपना एक्टिव रहे, वो अलग बात है। क्या डिपार्टमेंट भी इस तरह से एक्टिव है, वो अपनी पोस्ट जो उनके पास रहती है वो जल्दी से जल्दी रेफर आपको कर रहे हैं? ये 15,000 वैकेंसीज जो हम 15,500 से भी ज़्यादा, ये तो डिपार्टमेंट्स ने ही रेफ़र की हैं जी। तो तभी हमारे पास पहुंची, और तभी हम भी जो है वो एडवर्टाइज़ कर पा रहे हैं, या हम ये सोच रहे हैं कि आगे एग्ज़ाम उनका शेड्यूल करना है। तो जब तक ना डिपार्टमेंट्स काम करेंगे, बोर्ड का काम तो तब शुरू होगा जब डिपार्टमेंट्स रेफ़र करेंगे। तो डिपार्टमेंट्स रेफ़र कर ही रहे हैं पोस्टें, तभी जाके हम भी कर रहे हैं। कई डिपार्टमेंट्स के इंडेंट्स हमारे पास आए थे जिनमें कुछ डेफिशिएंसीज भी थी, वो हमने वापस भी रिटर्न किए हैं। तो ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। कहीं पे ऑब्जर्वेशन हमारी तरफ से होती है, कहीं कुछ हमें लगता है कि उनसे वापस कोई सवाल पूछना चाहिए। उनके ऑफिसर्स के साथ मैंने जिस वक्त इंडेंट आए, तो वो हर डिपार्टमेंट, जितने भी 19 डिपार्टमेंट्स के इंडेंट्स आए थे, तो उनके साथ एक 4 दिन कंटिन्यूसली मैंने यहाँ पे मीटिंग्स की, खुद उनके इंडेंट्स को खुद जो है वो एग्जामिन किया। बहुत से आपके ज़रिए से मैं ये लोगों को भी बता दूं कि बहुत से ऐसे रूल्स भी जो हैं जो पुराने हैं। जी जी जी। आपने जो बात कही थी कि सिलेक्शन प्रोसेस जो है बहुत डिले भी होता है, तो जो रूल्स भी कहीं पे ना, उनमें भी कहीं पे अमेंडमेंट्स की ज़रूरत रहती है, जो वेग होते हैं, ओपन एंडेड होते हैं। तो उसमें फिर बाद में जब हम एक बार सिलेक्शन प्रोसेस शुरू करते हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि हमको क्लैरिफिकेशंस लेने पड़ते हैं कि ये क्वालिफिकेशन जो बच्चे ने दी है, क्या ये मैं पूरा करना चाहूँगा, ये क्वालिफिकेशन क्या रेलेवेंट है, नहीं है, इक्विवेलेंट है, नहीं है। इस तरह के सवालात में भी कभी डिले हो जाता है। तो गवर्नमेंट को भी हमने गुजारिश की है कि रूल्स को भी जो है वो काफ़ी डिपार्टमेंट्स में अमेंड करने की ज़रूरत है। उससे भी क्या होगा कि ये सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो स्मूथ हो जाएगा और वो टाइम बाउंड हो जाएगा। कल सब सुना है बोर्ड अमीर हो गया, काफ़ी सारे बच्चों ने अप्लाई किया, तो डेफिनेटली फीस भी जमा करवाई होगी। क्या आपको नहीं लगता है कि अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की ज़रूरत है? बोर्ड के पास अपने एग्जामिनेशन सेंटर्स होने चाहिए, बोर्ड के पास इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। क्योंकि मैंने आपका ऑफिस देखा है पुराने वाला, उस ऑफिस में जाते भी अच्छा नहीं लगता था, आपको खुद भी अच्छा नहीं लगता होगा जब आप जाते, लेकिन आपका तो ऑफिस आपको जाना पड़ता था। नहीं, मैं आपको बता दूं कि ये इशू जो है वाकई में बड़ा अटेंशन देने के काबिल था, और मैंने पहले दिन से जब से मैं आया हूं तो मैंने इसको हाईलाइट किया, प्रोजेक्ट किया है, और मुझे बहुत खुशी है कि गवर्नमेंट ने भी जो है वो बोर्ड की तरफ अटेंशन दी है, काफ़ी अटेंशन दी है। हमारा जो है जम्मू का जो हमारा अपना ऑफिस है, उसका डीपीआर इस वक्त अंडर कंसिडरेशन है गवर्नमेंट के पास। उसमें मतलब जो एक प्रोसेस है वो किया जा रहा है। और श्रीनगर का जो है हमारा लैंड का इशू था, तो वो भी जल्दी ही रिजॉल्व हो जाएगा, उसमें भी जो है वो काफ़ी प्रोग्रेस हो चुकी है। और मैं आपके ज़रिए से ये सबको बता दूं, जितने भी व्यूवर्स हैं, कि गवर्नमेंट ने हमारे लिए, बोर्ड के लिए 30 करोड़ रुपया जो है वो अगले बजट में ईयरमार्क कर दिया है कि बोर्ड के ऑफिसेज बने। तो 30 करोड़ से हम शुरुआत कर लेंगे। हमारे दोनों डीपीआर जो है वो 25-26 करोड़ के बन रहे हैं, जम्मू का भी, श्रीनगर का भी। तो 2 साल में ये मुकम्मल हो जाएगा होपफुली, अगर सब कुछ ठीक रहा। तो इस साल जो है हम
कोशिश कर रहे हैं कि फाउंडेशन स्टोन जो है उसका रखवा दिया जाए और उसके बाद जो है वो कंस्ट्रक्शन को जो है तेज़ी से आगे बढ़ाया जाए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो होना चाहिए और बहुत बढ़िया होना चाहिए। कैंडिडेट्स जो आते हैं उनको भी बहुत डिफ़िकल्टी आती है, इसीलिए हमने ये प्राइवेट बिल्डिंग फ़िलहाल हायर की, ताकि कम से कम जो आए तो उसको बैठने की भी जगह हो और किसी से मिलना हो, बिज़ी होते हैं हमारे लोग भी, तो कहीं आराम से बैठ के उनको वेटिंग का एरिया हो और उनको भी आके अच्छा लगे कि हम कहाँ पे जा रहे हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी है और मुझे उम्मीद है कि अगले 1-2 साल में खालिद साहब क्या क्या फैसिलिटीज़ वहाँ पे रहेंगी जो आपने सोचा होगा माइंड में कि ऐसा ऑफिस होना चाहिए, वेटिंग रूम होना चाहिए, बच्चों के लिए ये होना चाहिए, एक छोटा एग्जामिनेशन सेंटर भी वहाँ पर होना चाहिए, अगर छोटा एग्ज़ाम करवाना हो आप अपनी निगरानी में कंडक्ट करवा सकें? आपने बिल्कुल सही कहा। ये आपने जो बताया कि एग्ज़ाम सेंटर भी होना चाहिए, एग्ज़ाम हॉल होना चाहिए, वहाँ पे वेटिंग एरिया होना चाहिए, इसी तरह से वहाँ पे हमें अपना स्ट्रांग रूम बनाना है, हमारा रिकॉर्ड रूम अलग से होना चाहिए। कहीं पे कुछ पोस्टों के लिए इंटरव्यूज़ भी ज़रूरी हैं, तो इंटरव्यू करने के लिए जगह होनी चाहिए जहाँ पे हमारी इंटरव्यू कमेटीज़ बैठ के बच्चों का इंटरव्यू करें, या फिर हमारे जो मेंबर्स हैं या बाकी ऑफिसर्स हैं उनको बैठने की जगह हो, बच्चे आएँ तो टॉयलेट फैसिलिटी हो, पार्किंग का एरिया काफ़ी हो। बच्चे अगर आएंगे, कैंडिडेट्स कभी भी अप्रोच करें, हमारे अपने मुलाजिम हैं उनको भी पार्किंग की स्पेस हो। ये सारी चीज़ें जो मोटा मोटा जो है वो, और आगे तो चूँकि बोर्ड जो है वो इसको हाईटेक तो होना ही है। आप एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स को अपने ऑफिस से भी जो है वो मॉनिटर कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा वर्क प्लेसेस को बहुत से लोग अपने मोबाइल पे भी मॉनिटर करते हैं। राइट। तो मुझे लगता है आप ज़रूर करते होंगे अपने सारे स्टाफ को कि काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। सो वी कैन हैव सच अ सेटअप कि एग्ज़ाम कहीं पे भी हो रहा है तो आप अपने तो उसको अपने नहीं, एक बड़ा कंट्रोल रूम हो, पूरे स्क्रीन्स लगे हों, वहाँ पे बैठ के भी मॉनिटर किया जाए, पूरे सेंटर को फोकस किया जाए। सो दैट कैन बी डन। आगे वक्त के साथ साथ ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। और दूसरा, अपना ऑफिस जो है वो डिजिटाइज्ड हो, ई ऑफिस हो, ये सारा रिकॉर्ड जो है ये सिर्फ ना कि हार्ड कॉपी हो बल्कि सॉफ्ट फॉर्मेट में भी हो। ये सारी चीज़ें आगे हो जाएंगी। वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि बोर्ड जो है वो आगे एक अच्छा अपना सेटअप बना लेगा। खालिद साहब, इंटरव्यू अब कम हो रहा है, इंटरव्यू का रेलेवेंस अब कम है, जिस तरीके से बार बार यूनियन गवर्नमेंट भी बोल रही है और यूटी गवर्नमेंट भी बोल रही है, क्या बोर्ड मेंबर्स का रेलेवेंस है अब? देखिए, एक तो इंटरव्यू कम हो गए हैं, ये ख़त्म नहीं हुए हैं, क्योंकि बहुत सी ऐसी पोस्ट हैं जहां मेरा ये व्यू है कि वहां पे इंटरव्यू करना ज़रूरी है। लाइक मैं आपको एग्जांपल देता हूं, नायब तहसीलदार पोस्ट है, एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट है, टैक्सेशन इंस्पेक्टर की पोस्ट है, लेबर ऑफिसर की पोस्ट है। ये ऐसी पोस्ट हैं जो कल को केस में चले जाते हैं। ये ऑफिसर्स छोटी उम्र में ये लगते हैं और उसके बाद एक प्रमोशन के बाद, दूसरी प्रमोशन के बाद दे बिकम डिप्टी सेक्रेटरीज, एडिशनल सेक्रेटरी, और बहुत से लोग इसमें ऊपर तक भी असिस्टेंट इंफॉर्मेशन ऑफिसर, कई अफसर तो असिस्टेंट इंफॉर्मेशन अफसर लगने के बाद कमिश्नर सेक्रेटरीज भी बने हैं। तो ये ऐसी पोजीशंस हैं जिसमें इंटरव्यू का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पर्सनैलिटी असेसमेंट भी एक बहुत ही ज़रूरी कंपोनेंट है अगर आप किसी कैंडिडेट को इवैल्यूएट कर रहे हैं जी। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि आपको इंटरव्यू जो है वो एक लिमिटेड वेटेज देनी है उसको 15 नंबर तक। तो वो 15-20 नंबर का जो इंटरव्यू है वो प्रैक्टिस है, उससे ज़्यादा तो रखा नहीं जाता है, लेकिन कुछ पोस्टों के लिए वो मस्ट है। लेकिन बहुत सी ऐसी पोस्ट हैं जहाँ ज़रूरी नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ द पोस्ट जो हैं उनमें इंटरव्यू का होना ज़रूरी नहीं है, और उसको हमारी गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है बाज़ाब्ता। लेवल 5 तक की जो पोस्ट है उनमें जो है वो कोई इंटरव्यू की ज़रूरत नहीं है। टेस्ट करना है, खाली रिटन टेस्ट की बुनियाद पे जो है वो उनका सिलेक्शन बनेगा और अपॉइंटमेंट होगा, करेंगे। खालिद साहब, लोगों की मानसिकता कब बदलेगी कि जो बोर्ड डिसीजन लेता है वो असल होता है? क्योंकि आज भी बहुत सारे टाउट घूमते हैं, आप इतने पैसे दे दीजिए, आधे पैसे दे दीजिए, आधे लिस्ट में आने के बाद दे दीजिए। इस तरह की मानसिकता अभी भी लोगों में है। इस मानसिकता को दूर करने की जरूरत है। मानसिकता की बात तो आपने जो कही ये बदलती है वक्त के साथ, लेकिन मैं आपके चैनल के ज़रिए से तमाम बच्चों से, जो एस्पायरेंट्स हमारे हैं जो कि फॉर्म भर रहे हैं, उनको सबको ये मैसेज दूंगा कि किसी टाउट के झांसे में आने की ज़रूरत नहीं है। उनको मेहनत करनी चाहिए
और मैं आपको बता दूं, ये पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट की जो लिस्ट निकली, जो हमने भी, जो फीडबैक हमारे पास भी आया, बहुत ही सरप्राइजिंग किस्म के रिजल्ट्स मतलब आए हैं कि ऐसे बच्चे कि जिनका किसी को सोच भी नहीं थी। मतलब कल एक डॉक्टर साहब ने मुझे फ़ोन किया, मैं आपको ये आपके चैनल के ज़रिए से बता दूं, ये हालांकि छोटी सी बात है लेकिन इसका बड़ा इम्पोर्टेंस है। कहा कि हमारे पास प्राइवेट कहीं पे वो काम करते हैं तो वहाँ पे 4-5 डॉक्टर्स होंगे, तो एक फ्लोर पे जितने भी वहाँ साथी हैं उनको कोई चाय पिलाता है वहाँ पे फ्लोर बॉय जी। तो कहा कि वो हम उसको ज़्यादा तंग भी नहीं करते थे, क्योंकि वो कहता था हमें कि मैं तैयारी कर रहा हूँ। हम उसको कोशिश करते थे कि जितना ज़्यादा ज़रूरी हो तभी बुलाएं, वरना ना बुलाएं। जी। और वो सेलेक्ट हो चुका है जी। इस लिस्ट में। ऐसे कितनी ही एग्जाम्पल्स हैं कि जो सेलेक्ट हुए हैं बच्चे। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि अपनी मेहनत पे भरोसा रखें, विश्वास रखें, और जो बच्चे मेहनत करेंगे वो सेलेक्ट हो जाएंगे। खास तो आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगा, जब भी कोई लिस्ट निकलती है तो पहला सवाल ये रहता है कि जम्मू के ज़्यादा है, कश्मीर के ज़्यादा है, हिंदू ज़्यादा है, मुसलमान ज़्यादा है, चिनाब वैली के ज़्यादा है, दूसरे ज़्यादा है, इसमें सब कुछ साइलेंस आ रहा है। क्या क्या लगता है आपको? नहीं, देखिए, साइलेंस तो किसी भी वजह से हो सकता है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन बात यह है कि ये मेरिट का सिस्टम है। इसमें किस रीजन से, किस कास्ट से, किस रिलीजन से कौन आएगा, कितने आएंगे, वो प्रोपोर्शन तो बराबर तो नहीं ना किया जा सकता है। जब मेरिट बेस्ड सिस्टम है, रिजल्ट जो है परफॉर्मेंस की बुनियाद पे है जी। तो जो अच्छा परफॉर्म करेगा वो आएगा। वो फिर किसी रीजन से हो, किसी सब रीजन से हो, किसी कास्ट से हो, किसी रिलीजन से हो, उसको मैं क्या कर सकता हूँ या हमारा बोर्ड का कोई ऑफिसर क्या कर सकता है। कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट। देखिए, मैं आपको बता दूं कि एग्ज़ाम के बाद जब रिज़ल्ट निकलता है, मैंने तो पहले भी शायद ये किसी इंटरव्यू में बताया है कि हमने तो आंसर की भी दे दी और ट्रिप्लिकेट में OMR का एक कॉपी भी दे दी। बिल्कुल। उसी दिन शाम को हर बच्चे को लगभग पता था कि मेरे मार्क्स कितने हैं, क्योंकि आंसर की सामने और आपका OMR शीट भी आपके पास है, वरना तो भूलता है ना वैसे, फिर बाद में आके लेना। मैंने कहा नहीं, इनको दे दीजिए हाथ में ही, जिसने जो परफॉर्म किया उसको पता रहे, बिकॉज वी वांटेड टू बी एज ट्रांसपेरेंट एज इज पॉसिबल। जी। तो रिजल्ट जिस दिन निकलता है वो खाली उसका एक रीअफर्मेशन हो रहा है कि जो उस दिन उनको बच्चों को पता लगा था वो सही है या नहीं, गलत है। ठीक ठीक। तो रिजल्ट तो मेरे ख्याल से इमैटीरियल और इररेलेवेंट ही हो गया है, क्योंकि बच्चे को उसी दिन शाम को पता है कि मेरा रिजल्ट क्या है। जी। उसमें थोड़ा बहुत कहीं अंतर हो सकता है, कई बच्चे जो है कैलकुलेशन में कहीं कोई नेगेटिव मार्किंग छोड़ देता है। हमारे पास 50 के करीब रिप्रेजेंटेशन आई हैं जी। 50, 2.25 लाख में से, जो ये कह रहे हैं कि हमारे मार्क्स में कुछ वेरिएशन है। हम उसको भी जो है वो वेरीफाई कर रहे हैं और हम उसका प्रॉपर डिस्पोजल कर रहे हैं। खालिद साहब, हमारे कार्यक्रम में आए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, आपने मौका दिया। मैं फिर से आपका धन्यवाद और शुक्रिया अदा करता हूँ। तो दर्शकों, बने रहिए इस दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।